जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजित नेगी। डिफेंस डायरी में बात एक और महायोद्धा की, लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों को नोट कर लेते हैं जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं और आपके लिए जानना जरूरी है। क्या लद्दाख में चीन एक बार फिर अपनी चालबाजियां शुरू कर रहा है? पिछले हफ्ते चीन ने लद्दाख सरहद पर एयर वायलेशन की कोशिश की। भारतीय सेना के रडार ने चीनी लड़ाकू विमानों की घुसपैठ की कोशिशों को पकड़ा और उसके बाद उसका भारत के जो लड़ाकू विमान है उसका जवाब दिया। इस वक्त लद्दाख सरहद पर भारतीय सेना के सुखोई, रफाल और मिराज जैसे लड़ाकू विमान एयर एक्सरसाइज कर रहे हैं। चीन की तरफ से होने वाली किसी भी हवाई घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए वायुसेना लद्दाख में चीन से लगने वाली सरहद पर इस एक्सरसाइज को अंजाम दे रही है। और इस बीच लंबे इंतजार के बाद भारत और चीन के बीच में 16वें दौर की बातचीत होने जा रही है। इस बातचीत में एक बार फिर दोनों ही पक्ष देप्सांग वैली के अलावा गोगरा और हॉट स्प्रिंग, जो ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, इन इलाकों से दोनों सेनाएं अपने डिसएंगेजमेंट पर बात करेंगी। लगभग 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है जब लद्दाख सरहद पर भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और ऐसे में चीन समय समय पर अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता है। एक तरफ बातचीत की कोशिश दोनों पक्षों के बीच हो रही है तो दूसरी तरफ चीन चाहे अपना सैन्य जमावड़ा हो उसको बढ़ा रहा है या फिर एयर वायलेशन की बात करें उसके जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना भी चीन की हर चाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, बात चाहे भारतीय थल सेना की हो या फिर भारतीय वायुसेना की। इसके अलावा बात करते हैं आजादी के अमृत महोत्सव यानी कि 75 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय नौसेना देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल करने जा रही है। उससे पहले देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत ने अपना सी ट्रायल सफलता के साथ पूरा किया है। इस सी ट्रायल के दौरान आईएनएस विक्रांत ने समंदर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के ऑपरेशन किए, बात चाहे फिर लड़ाकू विमानों की सॉर्टी हो, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन हो, मिसाइल फायरिंग हो, तमाम ऐसे पहलू जो एक विमान वाहक युद्धपोत की ताकत को बढ़ाते हैं। और सबसे खास बात, अगले महीने अगस्त में जब आजादी के 75 साल पूरे होंगे उस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल करेंगे और इस तरह से भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके साथ ही भारतीय नौसेना के पास 2 विमान वाहक युद्धपोत विक्रमादित्य के साथ ही देश में बना हुआ पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत शामिल हो जाएगा। एक और खबर की बात करते हैं। इस वक्त देश के अलग अलग इलाकों में, चाहे बात गुजरात की बात की जाए, कर्नाटक की बात की जाए, असम की बात की जाए, तेलंगाना की बात की जाए, इन इलाकों में लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर, नौसेना के हेलीकॉप्टर और कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर लगातार अलग अलग इलाकों से बाढ़ में फंसे लोगों को जान जोखिम में डालकर बचा रहे हैं। कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर ने गुजरात में, इसके अलावा तेलंगाना में भारतीय वायुसेना और कर्नाटक में भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर ने दूर दराज के इलाकों में बाढ़ के बीच में फंसे हुए लोगों को बचाने में अहम भूमिका निभाई। डिफेंस डायरी में अब कहानी मेजर राजीव कुमार जून की, जिन्होंने अपनी वीरता और बलिदान से भारतीय सेना के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ा। मेजर राजीव कुमार का जन्म 1969 में हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ। अपने परिवार में 4 बहनों और 2 भाइयों में राजीव कुमार सबसे बड़े थे। बचपन में अपने पिता के निधन के बाद राजीव कुमार ने तमाम संघर्षों के बीच अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई। कुंजपुरा मिलिट्री स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और साल 1991 में सेना में कमीशन प्राप्त किया। ग्रेनेडियर रेजिमेंट में उन्हें कमीशन मिला और उसके बाद उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर में हुई। अपनी काबिलियत और वीरता की वजह से वो लगातार आगे बढ़ते गए, मेजर के पद तक पहुंचे और उसके बाद अब बात उस ऑपरेशन की जिसमें मेजर राजीव कुमार जून ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। 16 दिसंबर 1994 को मेजर राजीव कुमार को आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। अनंतनाग जिले के एक गांव में
खुफिया जानकारी के आधार पर जानकारी मिली कि कई खूंखार आतंकी एक घर में छुपे हुए हैं और एक बड़े हमले की फिराक में हैं। पुख्ता खुफिया सूचना के आधार पर मेजर राजीव कुमार जून ने इस ऑपरेशन की तैयारी की, अपनी टुकड़ी के साथ उस घर की घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान मेजर राजीव कुमार को जानकारी मिली कि घर के पास के बाहर एक खाई का फायदा उठाकर आतंकी घर के अंदर छुपे हुए हैं। घर के अंदर एक बेसमेंट मौजूद है और उसी खाई का फायदा उठाकर आतंकी भागने की फिराक में हैं। मेजर राजीव कुमार की सैन्य टुकड़ी ने पूरे घर को घेर लिया और खासतौर से उस खाई पर वो लगातार नजर बनाए हुए थे जिसकी मदद से आतंकी भाग सकते थे। अपने को घिरा पाने के बाद आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मेजर राजीव कुमार ने मौके को भांपते हुए अपनी टीम को फायरिंग का जवाब देने की जिम्मेदारी दी और उन्हें कहा कि वो आतंकियों को एक तरह से फायरिंग के आड़ में भटकाने का काम करें और खुद उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ, घातक टुकड़ी के साथ घर के अंदर जाकर आतंकियों को नेस्तनाबूद करने का फैसला किया। एक तरफ उनके दूसरे साथी फायरिंग का जवाब दे रहे थे और इस बीच आतंकी फायरिंग तेज होने के बाद घर के अंदर बने बेसमेंट में जाकर छुप गए। लगातार फायरिंग के बीच मेजर राजीव कुमार ने खाई का सहारा लेते हुए वो अंदर पहुंचे और बेसमेंट में उन्होंने 2 ग्रेनेड डाल दिए और उसके साथ ही फायरिंग शुरू कर दी। ग्रेनेड फटने की वजह से एक आतंकी मारा गया और दूसरा आतंकी भागने में कामयाब रहा, दूसरी जगह पहुंच गया और लेकिन वो लगातार फायरिंग कर रहा था। इस बीच अंधेरे का सहारा लेते हुए मेजर राजीव कुमार घर के अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने घर के अंदर से फायरिंग कर रहे आतंकी को आमने सामने की लड़ाई में अपनी AK-47 राइफल से सीधे मार गिराया। लेकिन इस बीच उस आतंकी की जवाबी फायरिंग में मेजर राजीव कुमार बुरी तरह से घायल हो गए। घायल होने के बावजूद मेजर राजीव कुमार ने अपनी टीम का नेतृत्व करना नहीं छोड़ा। वो बाकी आतंकियों का सफाया करना चाहते थे। उनकी टीम ने कि जो बाकी साथी थे वो घर के अंदर आ गए और उन्होंने बेसमेंट में छुपे दूसरे आतंकी को मार गिराया और पूरे घर में मौजूद सभी आतंकियों का सफाया कर दिया। आखिरी दम तक मेजर राजीव कुमार अपनी टीम का नेतृत्व करते रहे और उसके बाद जब यह ऑपरेशन पूरा हुआ, घर में बड़ी संख्या में गोला बारूद, विदेशी हथियार, AK-47 राइफल, विस्फोटक मौजूद थे। यानी कि जो खुफिया सूचना थी कि ये 4 खूंखार आतंकी एक बड़े हमले की फिराक में हैं, वो आशंका सही साबित हुई और मेजर राजीव कुमार जून ने आखिरी दम तक इस ऑपरेशन को पूरा किया। खुद अपनी टीम की घेराबंदी के बीच वो एक टीम लीडर की तरह आगे बढ़े और उन्होंने बेसमेंट में छुपे 2 खूंखार आतंकियों को सीधे हमले में मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से भारतीय सेना की परंपरा पर आगे बढ़ते हुए मेजर राजीव कुमार ने टीम नेतृत्व का उदाहरण पेश किया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इस तरह से इस युवा अधिकारी ने एक सटीक खुफिया सूचना के आधार पर इस ऑपरेशन को पूरा किया और हमेशा की तरह भारतीय सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए टीम का नेतृत्व करते हुए इस ऑपरेशन को पूरा किया। डिफेंस डायरी में हम लगातार भारत की तीनों सेनाओं से जुड़े ऐसे शूरवीरों की कहानी, खासतौर से पिछले कई एपिसोड में हमने अशोक चक्र से सम्मानित ऐसे वीरों की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं जिन्होंने अपने छोटे से सैन्य कार्यकाल में ऐसे बड़े कारनामे किए जिनकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। और ये बात युवाओं तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जो सेना के बारे में जानना चाहते हैं। डिफेंस डायरी में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।